हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। हमारी अभी रिवीजन सीरीज हमने शुरू करी है सी इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल की। अभी आज ये सी इंटर की रिवीजन सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जो कि है डायरेक्ट वैल्यूएशन चैप्टर। हमने इससे पहले क्या क्या निपटा दिए हैं? सप्लाई चैप्टर सिर्फ निपटाया अभी तक, कुछ भी और नहीं। एनीवेज, आई वॉन्ट वेस्ट योर टाइम और डायरेक्टली हम शुरू करते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। ये इन डेप्थ रिवीजन है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम ले रहा है। बाकी कोई रिवीजन 15 मिनट में करा देगा, कोई 1 घंटे में, समथिंग लाइक दैट, बट उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि बिकॉज कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट असेस करते हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस भी निपटाते चले जाएंगे। एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे लगता है तो वो मैं कराता रहूँगा हर चैप्टर के साथ साथ आपको। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कहाँ से कर रहे हैं? आईसीआई के मॉड्यूल से। वैल्यूएशन क्यों जरूरी है? पहली बात तो हमें जानते हैं हम किस वैल्यू के ऊपर टैक्स देने वाले हैं एक्चुअल में गवर्नमेंट को। मेरी आउटवर्ड सप्लाई जो मैंने करी, मैंने जो बेचा सामान को या सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसकी वैल्यू क्या है? जो वैल्यू आता है उसके ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो जीएसटी हमारे नज़र में वैल्यू क्या होती है? जितने में हम खरीद के लाते हैं वो, प्लस उसके अंदर कुछ अगर मैंने खर्चा किया तो वो ऐड कर देता हूँ। उसके ऊपर मेरे को अपना प्रॉफिट कमाना होता है, डिस्काउंट वगैरह होता है तो वो माइनस कर देता हूँ। ऐसे करके हम वैल्यू के ऊपर पहुँचते हैं। ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। उस वैल्यू के ऊपर हम बेच रहे होते हैं। जब बेचने लगते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है जिस वैल्यू पे तुम बेच रहे हो इसके अलावा कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स, लेट्स से 18% अगर जीएसटी रेट है तो 18% तुम टैक्स भी कलेक्ट करके लाना। यानी अगर आप खरीद करके लाते हो कोई सामान 90 रुपये में, आपने उस पर 2 रुपये का पैकिंग का खर्चा किया, 2 रुपये उसकी रिपेयरिंग में लगा दिया, तो 4 रुपये आपके खर्चे हो गए। आप 6 रुपये कमाना भी चाहते हो तो 94 + 6 100 रुपीज़ में आप उसको बेचते हो। जब आप 100 में बेच रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 100 नहीं, 118 कलेक्ट करके लाना, 18% जीएसटी भी लेके आना, और आप 18 लेकर के आते हो और 18 गवर्नमेंट को दे देते हो, बाकी 100 अपने जेब में रख लेते हो। इस तरीके से चलता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास आती है कुछ चीज़ें। मैं आपको बताऊं कि जीएसटी क्या है? एक एड वैलोरम टैक्स है, यानी जो वैल्यू हम सेल कर रहे होते हैं उस वैल्यू के ऊपर अपन टैक्स कलेक्ट करते हैं। एड वैलोरम का मतलब यहाँ दे रखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो हमें ये जरूरी है निकालना कि वैल्यू है क्या। तो देखो, हमारे पास आ जाता है सेक्शन 15। याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपको ये वाला सेक्शन याद रहना बहुत बहुत जरूरी है। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है? सबसे पहला ही सब सेक्शन है जो कहता है अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू पे आप बेच रहे हो उसी को हम सप्लाई मानेंगे, उसी को वैल्यू मान लेंगे। जिस वैल्यू पे आप बेच रहे हो उसी को हम वैल्यू मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। उसी वैल्यू को हम मानेंगे कि उसी के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। अदरवाइज कि वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर आप सामने वाले को, मान लो कि आप किसी थर्ड पर्सन को बेच रहे हो, तो आप उसको क्यों कम पे दोगे? जो आप प्राइस पे बेचोगे उसी को मानेंगे कि यही ट्रांजेक्शन वैल्यू है, यही वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है इसी को हम वैल्यू मान लेंगे। लेकिन अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को दे रहे हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक डाउट होता है क्या क्या वो रिलेटेड पर्सन को आप कहीं कम प्राइस पे तो नहीं बेच रहे? तो वहां पर आपको उसका तरीका अलग होगा वैल्यूएशन का, जो आपको सी इंटर के अंदर नहीं पढ़ना है। तो अभी माना जाएगा कि ट्रांजेक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू होगी अगर वो आप किसी अनरिलेटेड पर्सन को ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो। सबसेक्शन 1 ऐसा कहता है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अच्छा, प्राइस के अलावा और आप कुछ और नहीं ले रहे हो, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ प्राइस आपको कंसिडरेशन में मिल रहा है, कुछ और चीज़ें नहीं मिल रहा है, तो जो प्राइस पे आप बेच रहे हो उसी को मान लेंगे, उसी ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम वैल्यू मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। दूसरा, अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी आते हैं। एडजस्टमेंट किसी चीज़ को लेकर के आते हैं तो कई बार क्लैरिफिकेशन के तौर पर ये एडजस्टमेंट्स हैं। वैल्यू इंक्लूड करता है इन चीज़ों को। इसका मतलब ये इंक्लूड का मतलब ये चीज़ें तो शामिल होगी वैल्यू के अंदर, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, अगर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली इसी के अंदर फॉल कर जाएगा आपका सारा ट्रांजैक्शन। पहला, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए आ जाता, बोलता है अगर कोई भी टैक्सेज आपको लग के आया, जब आप खरीदे थे कोई भी टैक्सेज आपने पे किया था खरीदते वक्त, वो सारे टैक्सेज को आपको ऐड करना है एक्सेप्ट जीएसटी में लगने वाले टैक्सेज, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी या कंपनसेशन सेस, इनको ऐड नहीं करना है। बाकी कोई और टैक्स आपको लग के अगर आया हो तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। अगर वैट लगा, सीएसटी लगा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा, क्यों? क्योंकि हम इसकी क्रेडिट आपको जीएसटी के अंदर अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आप जब खरीदते वक्त सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी ऐसी चीज़ें अगर आप खरीदते वक्त पे करते हो तो आपको हम क्रेडिट अलाउ कर देते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ से अपन उसको वैल्यू का पार्ट नहीं बनाते। बाकी जिस चीज़ की क्रेडिट नहीं मिलती हम वैल्यू का पार्ट बना देंगे उसको। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, नीचे क्लैरिफिकेशन दे रखा है, इनकम टैक्स के अंदर लगता है टीसीएस। क्या इस टीसीएस को वैल्यू के अंदर ऐड करना है या नहीं करना है? ध्यान देना, टीसीएस अगर लगा हुआ है, आप चाहो तो नीचे से पढ़ सकते हो, मैं यहीं से आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीसीएस क्या होता है?
टैक्स कलेक्शन सोर्स ये एक इंटरिम लेवी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक इंटरिम लेवी है। एक्चुअल में वो हम टैक्स की तरफ से कलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। यानी अगर मैंने 100 रुपये बेचा तो 100 रुपये ही उससे चार्ज करने थे, मेरे गवर्नमेंट ने बोला लेकिन कि 100 प्लस 1% और चार्ज कर लेना, वो 1% उसको वापस मिल ही जाता है, वो 1% उसके जेब से भी खर्चा नहीं होता, इसीलिए उसको हम इंटरिम लेवी मानते हैं मात्र। दैट इज नॉट अ टैक्स, उसको टैक्स के नेचर का नहीं होता वो। एनीवेज मूव फॉरवर्ड। अब है बी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये कहता है कि वेयर द सप्लायर इज लायबल टू पे बट व्हिच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द रिसिपिएंट। लायबिलिटी किसकी थी? कोई भी ट्रांजैक्शन को पे करने की। लेट से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जाते हैं क्लाइंट के पास। अब इनका काम है, आपने बोला कि एक ट्रांजैक्शन लेट से कि 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी में आपको ऑडिटिंग फीस चार्ज करने वाला हूं, पर 3 लाख में आपको सब कुछ खुद का करना था, ठीक है, आपको खुद अपने व्हीकल से जाना था वहां तक क्लाइंट के प्लेस पर आप जब गए क्लाइंट प्लेस पे तो आपके पास पैसे नहीं थे, तो वो अरेंज करने की, कार की अरेंज करने की लायबिलिटी किसकी थी? सीए की खुद की थी। मान लो कि कार रेंटल आता 3,000 रुपये पर, आप वहां गए तो आपके पास 3,000 रुपये नहीं था, आपने क्या करा? लायबिलिटी ऑफ सप्लायर बीइंग पेड बाय द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने 3,000 रुपये दे दिए, बोला कि सर कोई बात नहीं मैं दे दे रहा हूं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आपने सिर्फ 3 लाख रुपए चार्ज नहीं किए, वो 3,000 रुपये भी तो उसको खर्चे करवा दिए आपने, तो 3 लाख 3,000 की वैल्यू आपने सप्लाई करी है ऐसा माना जाएगा। तो आपकी वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, माना जाएगा कि वो आपका मामा का लड़का तो है नहीं कि वो आपके बदले में 3,000 रुपये पे कर दिया, तो माना जाएगा कि आपने उस वैल्यू का भी सप्लाई करा है। ये यहाँ पर सप्लायर की लायबिलिटी इफ व्हिच हैज बीन पेड बाय द रिसिपिएंट शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर देंगे। नाउ कमिंग फॉरवर्ड सी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अगर सप्लाई करने से पहले आपने जो भी खर्चे किए सबको ऐड कर दिया जाएगा। लाइक पैकिंग के चार्जेज हैं, कोई कमीशन है, हैंडलिंग चार्जेज है, आप टेस्टिंग करवाते हो किसी चीज का, आप जो चीज भी करवाओगे सप्लाई होने से पहले तक, सप्लाई यहाँ हो रहा है इस समय से पहले आप जो भी चीजें करोगे खर्चा सबको ऐड करते जाओगे वैल्यू के अंदर। अगर ध्यान देना एक चीज और होता है, एफओआर सप्लाई होता है। एफओआर सप्लाई मतलब मैं आपके फैक्ट्री के गेट तक सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर ले लेता है, या कई बार बोलता है कि मैं इंस्टॉल करा के आपको घर में दे दूंगा। आप टीवी खरीदते हो, बोलते हो कि मेरे घर में इंस्टॉल करा के दे दो, तो टीवी खरीदा शोरूम से लेकर के, शोरूम में आपने टीवी का कीमत हुआ, उसके बाद उसके अंदर फ्रेट शामिल होगा, इंश्योरेंस शामिल होगा और इंस्टॉलेशन के चार्जेस शामिल होंगे। सारे चार्जेस को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करके चलेंगे। ये कंपोजिट सप्लाई है और मेन सप्लाई माना जाएगा कि टीवी की सप्लाई को, और उसी का रेट ऑफ जीएसटी पूरे वैल्यू के ऊपर लग जाएगा। तो इस तरीके के कोई भी चार्जेस, एनीथिंग डन एट द टाइम और ऑफ बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवर करने से पहले जो भी आप डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज से पहले जितने भी खर्चे करते हो सबको ऐड कर देंगे। नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट। अगर आपने लेट पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट या लेट फी या कोई भी चार्जेज अलग नाम से कलेक्ट किया है, लेट फी के नाम से, डिलेड पेमेंट की वजह से, तो यहां पर क्या करते हैं, उसको हम वैल्यू के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज है, चार्जिंग सेक्शन के अलावा हमारे पास चार्जिंग सेक्शन कह रहा हूं, एक टाइम ऑफ सप्लाई नाम का चैप्टर आता है जो कि बोलता है कि इंटरेस्ट वगैरह अगर लेट फी की वजह से है, लेट पेमेंट की वजह से है, तो वो उतना ही वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा जितना आपको एक्चुअल में मिला है, और उस टाइम पे लगेगा जब वो एक्चुअली मिलेगा तब टैक्स देंगे हम, और जितना मिलेगा उतने के ऊपर ही टैक्स देंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको सिर्फ ब्याज का अमाउंट देता है, ब्याज के ऊपर जीएसटी पे नहीं करता, तो आपको मानना जाएगा कि आपने ब्याज जो है उसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। लेट से कि ब्याज होता है 500 रुपीज का, उसने जब दिया 500 तब टैक्स लगाएंगे, और 500 ही अगर देता है 500 प्लस जीएसटी वो पे नहीं करता, मतलब 500 इंटरेस्ट है तो 500 प्लस 18% उसको पे करना चाहिए था, पर उसने सिर्फ 500 पे किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को मानना पड़ेगा, यही 100 है, 118, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगा, और इसी के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। जितना मिला जब मिला उतने के ऊपर ही टैक्स ले आएंगे, अगर जितना मिल गया है उसके अलावा और आप कुछ नहीं पे करने वाले हैं तो आप उसको ग्रॉस अप कर दोगे। कई बार ऐसा होता है सप्लायर वेव कर देता है, माफ कर देता है कि चलो आप मत देना मेरे को इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अगर नहीं मिला तो उसके ऊपर टैक्स की चर्चा भी नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू सब्सिडी। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड हो, किसी अदर पर्सन के द्वारा दी जा रही हो अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और वैल्यू जो निकला हुआ है, आप जो प्राइस चार्ज करते हो क्या सारी सब्सिडी के बाद करते हो जनरली, तो ठीक है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, अगर वो प्राइस ऑलरेडी माइनस होने के बाद आपके पास लिस्ट प्राइस दे रखा है तो। लेकिन उसके अंदर चूंकि एनजीओ के द्वारा या किसी भी अदर प्राइवेट पर्सन के द्वारा अगर सब्सिडी दी गई है तो उसको हम ऐड करेंगे। अगर ऐड तभी करेंगे जब वो डायरेक्टली लिंक्ड टू द सप्लाई हो, अगर डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। डायरेक्टली लिंक टू सप्लाई का मतलब होता है कि आप जितना सेल कर रहे हो हर एक के ऊपर आपको
सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सिडी मिल रहा है, आपको पता चल रहा है एक यूनिट बेचने पे मुझे कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, तो उस केस में हम उसको हटा देंगे, ऐड कर देंगे वापस से, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू हमारे पास आ जाता है सबसेक्शन 3, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बात करता है डिस्काउंट की। इसके अंदर ए है जो नॉर्मल डिस्काउंट की बात करता है, जब आप सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे अपफ्रंट डिस्काउंट आप देते हो कि चलो 10,000 का गुड्स है, मैं आपको 8,000 में दे रहा हूँ, -2,000 डिस्काउंट, 8,000 के अंदर मैं बेच रहा हूँ, तो उसको तो वहीं पे हम माइनस कर देंगे, देयर इज नो डिनायल टू द फैक्ट, ठीक है। वैल्यू निकालते वक्त उसको माइनस कर देंगे। एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पे आते हैं। पोस्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, आपने किसी को बोला कि अगर कई बार होता है माइलस्टोन के बेसिस पे डिस्काउंट आपको मिलता है, यानी अगर आपने पूरे साल भर के अंदर होलसेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको टारगेट दिया किसी रिटेलर को कि अगर पूरे साल भर में आपने मेरा 5,000 क्वांटिटी से अधिक बेच दिया तो मैं आज जो आपको बेच रहा हूं इसके ऊपर एडिशनल 2% डिस्काउंट दूंगा। लेकिन मुझे आज की डेट पर नहीं पता है कि मैं कितना आपको डिस्काउंट देने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता 5,000 बेच पाओगे या नहीं। अगर आपने बेच दिया तो मैं जिस वैल्यू पे बेच रहा हूं इसका 2% और डिस्काउंट देने वाला हूं। आज जो वैल्यू पे बेच रहा हूं इसका 2% और दूंगा। अगर आपने फ्यूचर डेट पर यानी 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर 5,000 क्वांटिटी आपने बेच दिया तो मैं यहाँ पर आपको डिस्काउंट दूंगा। तो मुझे आज के डेट पर तो मुझे नहीं पता, अगर वहां पर मेरा वो एक्चुअली में टारगेट को अचीव कर जाता है तो मुझे एक एडिशनल डिस्काउंट देना पड़ेगा, और यहां से अपन वैल्यू के अंदर से इसको हटाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट माइनस करने के लिए मेरे पास पहले से कोई ना कोई एक अग्रीमेंट होना चाहिए, मेरे पास पहले से अग्रीमेंट होना चाहिए। और रिसीवर ने, जो रिसीवर है उसने डिस्काउंट को उसने क्या करना चाहिए, तो अपने क्रेडिट, उसने रिसिपिएंट ने क्रेडिट भी तो ले रखा था एक्स्ट्रा। जब मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करा तो उसने एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर क्रेडिट भी तो ले रखा था, तो उसको रिसीवर माइनस करेगा। लेट्स से एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, यहां पे लेट्स से कि 1 लाख का उसने गुड्स बेचा, सप्लायर ने रिसिपिएंट को 1 लाख का गुड्स बेचा, तो इसकी वैल्यू है 1 लाख प्लस 18,000 रुपये उसने जीएसटी पे करा, तो 1,18,000 का उसने सेल कर दिया। अब देखो 18,000 का क्रेडिट ये बंदा लेके बैठ गया, रिसिपिएंट 18,000 का क्रेडिट लेके बैठा है। कल को अगर इसने टारगेट अचीव कर दिया और मैंने उसको बोला था एडिशनल 2% डिस्काउंट दूंगा, तो अब ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या करेगा, इसने खरीदते वक्त क्या करा था, 1 लाख एंट्री बुक करी थी, 1 लाख रुपए खर्चा बुक किया था। अब इसको एक्चुअल में 98,000 ही बुक करना है, ठीक है, 98,000। और ये पर्सन जो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी पे कर चुका था सप्लायर, अब ये क्या करेगा, 80,000 इसको 2,000 रुपए का ये क्या करेगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट से क्या होता है, आपकी वैल्यू को आप कम करने के लिए कि मैंने गलती से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए थे भैया, मुझे नहीं पता था कि ये सच में अचीव कर लेगा, तो मैंने 1 लाख चार्ज करके था, अब मैं 2,000 का उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 2,000 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। जब क्रेडिट नोट इशू करूंगा 2,000 के ऊपर, तो 2,000 के ऊपर आपने जीएसटी भी तो एक्स्ट्रा पे कर रखा है, 18,000 रुपये आपने उस समय पे करा था। उस समय अगर आपने 2,000 कम चार्ज किए होते तो जीएसटी भी कम करते, तो जीएसटी आपने 360 रुपये ज्यादा दे रखा है, तो आपने जीएसटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इस पर 360 रुपये कम जीएसटी पे करा। अब देखो 360 रुपये का आपने कम जीएसटी पे करा, लेकिन उस बंदे ने, रिसिपिएंट ने तो 18,000 का क्रेडिट लेके बैठा हुआ है, ये 18,000 का क्रेडिट ले गया ये, तो यहां पर क्या करेगा, वो रिसिपिएंट भी 360 रुपये के क्रेडिट को रिवर्स करेगा। ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर के आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि सप्लायर ने एग्रीमेंट करा होना चाहिए, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई, आप उसी जब मेन सप्लाई आप कर रहे थे उसी टाइम पे आपका एग्रीमेंट हो गया होगा और रिसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया हो, ये आपके पास था। बाकी जो सीए फाइनल के वैल्यूएशन रूल्स है यह आपको पढ़ना नहीं है, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सप्लाई चैप्टर कराते वक्त करवा दिया था। नाउ कमिंग टू, एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटू सा एग्जाम्पल करते हैं और इस चैप्टर को अपन कंक्लूड कर देंगे। आ जाओ जी, इस एग्जाम्पल को देखिएगा। यहाँ पर है रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय एसक्यूएम लिमिटेड ने एसीडी लिमिटेड को मशीन बेचा है। ये आपके पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020 एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 9,50,000। अब आप वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस आप डाल देते हो यहाँ पर, और इसके अंदर जो भी प्लस माइनस करना होगा हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 9.5 लाख का बेच दिया है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज एंड डिस्काउंट। इसके अंदर टैक्स और डिस्काउंट का भी ट्रीटमेंट हमने नहीं लिया, तो यहाँ पे मैंने क्या करा,
9,50,000 डाल दिया। इसके अंदर फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट हैव बीन चार्ज फ्रॉम एसीडी लिमिटेड। अदर चार्जेस क्या कह रहा है? म्यूनिसिपल टैक्सेज चार्जेबल ऑन द मशीन। म्यूनिसिपल टैक्सेज मैंने क्या बोला था? एनी टैक्सेज अगर आपने चार्ज किया हो अदर देन जीएसटी का। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है कि सारे टैक्सेज को आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे क्या? म्यूनिसिपल टैक्स मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एम टैक्स आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 45,000 आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आउटवर्ड फ्रेट है। कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर मशीन एट एसीडी लिमिटेड फैक्ट्री। एसीडी लिमिटेड के फैक्ट्री तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो एनीथिंग डन एट द टाइम, तो जब तक यहां पहुंचा नहीं देता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी डिलीवरी खत्म नहीं होती। तो इस बीच में जितने खर्चे करे सारे ऐड करेंगे। 15(2)(c कहता था मुझे। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी इस तरीके की बातें कर रहा था मेरे पास। तो यहाँ पर 65,000 रुपये का अगर मैंने एडिशनल चार्ज लिया है डिलीवरी के नाम पर, तो ये भी ऐड कर देंगे डिलीवरी चार्जेस। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एसक्यूएम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज का इंटरेस्ट फ्री देता है कि आपको ब्याज इसके ऊपर हम नहीं चार्ज करेंगे। हमारे पास सेक्शन आता था सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी, जो कहता था अगर लेट फी इंटरेस्ट आपने चार्ज कर रहा है फॉर द लेट पेमेंट, तो उसको हम वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, 30 दिन तक हम कोई ब्याज नहीं ले रहे, ऐसा मेरा अग्रीमेंट है। आफ्टर दैट इट चार्जेज इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का हम ब्याज चार्ज करते हैं लिस्ट प्राइस। एसीडी लिमिटेड पेड द सप्लाई पेड फॉर द सप्लाई आफ्टर 45 डेज। तो यहाँ पे क्या ब्याज लगना चाहिए? आंसर इज यस, बट एसक्यूएम लिमिटेड वेव कर दिया। ओहो हो, अब की बार मैंने कोई चार्ज किया ही नहीं, तो इंटरेस्ट के नाम पर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट, यहां पर हम अपन इंटरेस्ट कुछ हम चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज हमने कुछ चार्ज नहीं किया, तो हम जीएसटी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू एसक्यूएम लिमिटेड रिसीव्ड 50,000 सब्सिडी मिला है फ्रॉम वन ऑफ द एनजीओ। ओहो हो, अदर देन गवर्नमेंट पर्सन, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ से आपको सब्सिडी मिला है, तो इसको अपन सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई बोलता है अपने को ऐड करने ऑन सेल ऑफ सच मशीन। द सब्सिडी वाज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द मशीन। मशीन के प्राइस पर लिंक नहीं है एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर इन द लिस्ट प्राइस। 9 लाख रुपए अब कंसिडर नहीं है। देखो, नहीं कंसिडर था तो ऑब्वियसली मुझे ऐड करना चाहिए था, पर यहां पर मैं ऐड नहीं करूंगा बिकॉज यहां पर सब्सिडी लिंक्ड नहीं है। तो यहां पर सब्सिडी जो है ये भी ऐड नहीं हो पाएगा। एसीडी लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ ₹50,000 एट द टाइम ऑफ द फाइनल पेमेंट। पेमेंट करते वक्त मैंने 15,000 रुपये माइनस कर दिए। एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से पढ़ना, गलती आप कर जाओगे आपका नंबर कहाँ कटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Which was not as per agreement, यानी जब वो पेमेंट कर रहा था तब मैंने बोला कि चल 15,000 का तेरे को डिस्काउंट दे दिया। ये मेरा एग्रीमेंट नहीं था, मैंने बोला आपको 2 लाख का मैं सामान बेच रहा हूँ, लेकिन जब आप पेमेंट कर सर थोड़ा सा माफ कर दो, 2 लाख क्या लोगे, 1,85,000 है मेरे पास, रख लो। मान लो इसी को फुल पेमेंट हो गया, तो मैंने बोला चल ठीक है माफ किया तेरे को। तो 15,000 आपका क्या पहले से एग्रीमेंट था? अभी आपने सप्लाई से पहले डिस्काउंट नहीं दिया है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ आपका एक्चुअल में ये अपफ्रंट डिस्काउंट था नहीं, आपने पोस्ट सप्लाई जाकर के डिस्काउंट दिया है। जब पोस्ट सप्लाई के लिए क्या है, आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए और सामने वाले क्रेडिटर ने डेटर ने उसको राइट ऑफ वो आपकी क्रेडिट को रिवर्स कर दिया हो। बट यहाँ पर हमारे पास पहले से एग्रीमेंट ही नहीं था, ये तो विच वाज नॉट एज पर एग्रीमेंट। तो 50,000 को क्या मैं यहाँ पर माइनस करूंगा? आंसर इज नो। इस डिस्काउंट को अपन माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर नील वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एसक्यूएम लिमिटेड कलेक्टेड 9,500 एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब बताओ टीसीएस को क्या मैं इंटरिम, ये टैक्स तो है, टीसीएस टैक्स तो है पर ये एक्चुअल में टैक्स है नहीं, दिस इज एन इंटरिम लेवी एंड हेंस नॉट टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आता है गवर्नमेंट का, इसको अपन वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करेंगे और ये हमारी वैल्यू एज पर सेक्शन 15 आ जाती है। ये निकल के आ जाएगी जो भी अमाउंट आपका आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसके अंदर कोई और चीज बची तो नहीं रह गई ना। मैं एक बार जरा घुमा लेता हूँ, वैसे हो चुका है चैप्टर मेरे उम्मीद से तो कंप्लीट, क्योंकि इसके अलावा तो सिर्फ एनालिसिस है, एनालिसिस में कोई पॉइंट बचा तो नहीं, ये बस मैं चेक कर लेता हूँ। टीसीएस वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में
पैकिंग कमीशन, इंस्पेक्शन, कोई भी चार्ज अगर आपको अलग से लग रहा है सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। आउटवर्ड फ्रेट का मैंने आपको बता दिया, FOR के केस में क्या होता है, फैक्ट्री तक ले जाने की जिम्मेवारी मेरी होती है, तो सारी वैल्यू को मैं ऐड करता चला जाऊँगा। सब्सिडी की मैंने बात कर ली, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की हमने बात कर लिया। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट यहाँ पे इन्होंने अच्छा सा डायग्राम भी बनाया, आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। सारे डिस्काउंट को एक साथ इन्होंने यहाँ पर और ये चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। और एक और चीज़ कि हमारी क्लासेज आ रही हैं, क्लासेज चल रही हैं, अभी काफ़ी हेवी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपने सप्लाई वाला वीडियो देखा तो वहाँ पे पता होगा, वो सिर्फ हम CA इंटर की GST का लेक्चर 1111 में दे रहे हैं और CA फाइनल का 2222 में अप टू 14 Feb। अगर आप में आपके किसी फ्रेंड को चाहिए होगा तो आप जरूर से रिकमेंड कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय जी।